हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 10,000 जीके क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 44, जिसमें हम टॉप 50 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। ये पूरी सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखना है। इसके अलावा जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, यहाँ पर जितने भी आपके पीवाईक्यूज हैं, उन सभी का डिस्कशन होगा इस पूरी सीरीज में। अब इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, तो देखिए, ये है आपका 10,000 क्वेश्चन का जीके जीएस का एमसीक्यू बैच, जो कि कंप्लीटली रवि सर के नोट्स यहाँ पर है। इसमें आपको जीके जीएस का पूरा सिलेबस मिलेगा। कैसे आप जीके जीएस को करंट अफेयर्स से रिलेट कर सकते हो, वो भी आप यहाँ पर समझोगे। सभी पीवाईक्यूज का डिस्कशन होगा। इसके साथ में अगर हम बात करें आपकी जितने भी पीवाईक्यूज रहेंगे, और साथ ही में आपके एग्जाम में 95% से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको इन्हीं नोट्स और इन्हीं वीडियोस से देखने के लिए मिल जाएंगे। अब इम्पोर्टेंट फीचर्स यहाँ पर ये है, अगर आप इसको फ्री में अवेल करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, आपको हमारा चैनल दैट इज करंट अफेयर्स बाय रवि पर विजिट करना है। लेकिन अगर आपको वीडियोस के साथ साथ इसके फ्री पीडीएफ नोट्स, साथ ही में अनलिमिटेड टेस्ट को अवेल करना है, साथ ही में बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के आप पूरी वीडियो को वन गो में फिनिश करना चाहते हो, अनलिमिटेड टेस्ट को अटेम्प्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको हमारा पेड बैच उसको ज्वाइन करना है। जैसे आप इसको ज्वाइन करोगे तो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन पर डेली क्लासेस मिलेंगी विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। सभी सब्जेक्ट्स कवर होंगे, एग्जाम ओरिएंटेड पूरा कंटेंट होगा, एंड जितने भी आपके पीवाईक्यूज हैं, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन सभी का डिस्कशन यहाँ पे होने वाला है। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, भक्त संत तुकाराम निम्नलिखित में से किस शासक के समकालीन थे। तो अगर हम बात करें, भक्ति संत है या फिर आप कह सकते हो इनका नाम है तुकाराम, ये कौन से शासक के समकालीन थे, किसके कंटेम्प्ररी थे। तो इसमें आउट ऑफ दीज ऑप्शन जो आंसर होगा वो हो जाएगा जहांगीर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो भक्ति संत जिनका नाम है तुकाराम, अगर हम इनकी बात करें तो मुख्य रूप से जो मुगल सम्राट थे, कौन, ये थे जहांगीर। तो मुगल सम्राट जो थे जहांगीर, उनके समकालीन थे। और कहीं ना कहीं ये जो है शाहजहां, उनके भी समकालीन थे। तो जहांगीर और शाहजहां दोनों के ही समकालीन थे, कौन, संत तुकाराम। लेकिन ऑप्शन में जो ऑप्शंस अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम जाएं तो यहाँ पे आंसर होगा जहांगीर। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। बात करें संत जो तुकाराम जी थे, वो 17वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध एक वारकरी संत और कवि थे, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के भी समकालीन माने जाते हैं। तो आप यहाँ से देखेगा कि तुकाराम जी की बात अगर हम करें तो ये जहांगीर के समकालीन थे, इसके अलावा शाहजहां के समकालीन थे, और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी थे, उनके भी ये क्या थे, समकालीन थे। ठीक है, तो तीनों का ही नाम आप इसमें याद रख सकते हो, क्योंकि ऑप्शन में जो भी आएगा आपको उसी के अकॉर्डिंग जाना रहेगा। तो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी रोग ये जो होता है। तो अगर हम बात करें डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कोज बेरी बेरी डिजीज। तो अगर हम बात करें बेरी बेरी डिजीज की, सबसे पहले ध्यान रखना है ये होता है विटामिन की कमी से। अब विटामिन की कमी से तो होता है, लेकिन ये कौन से विटामिन की कमी से होता है, तो उसमें आपको जाना है ऑप्शन नंबर ए के साथ में, यानी कि विटामिन बी 1 की कमी से होता है क्या, बेरी बेरी रोग, जिसे हम बी 1 को हम यहाँ पे थाइमीन के नाम से भी जानते हैं। इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा, थाइमीन होगा। और इसी की कमी के कारण ही क्या होता है, बेरी बेरी रोग यहाँ पर होता है। तो ये आपने ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा कि दक्षिण भारत में वैष्णव भक्त संतों को क्या कहा जाता है, यानी कि जो वैष्णव भक्ति सेंट्स है साउथ इंडिया में, उनको किस नाम से जाना जाता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, इनको कहा जाता है अलवर्स के नाम से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो जो भी यहाँ पे भक्ति संत हैं, हमारे जो वैष्णव भक्ति संत हैं दक्षिण भारत में साउथ इंडिया में, उनको अलवर के नाम से जाना जाता है। अलवर यानी कि भगवान विष्णु की उपासना करने वाले वैष्णव संत हैं। तो वैष्णव का मतलब किसकी उपासना करेंगे, भगवान विष्णु की ये यहाँ पे क्या करते हैं, उपासना करते हैं, और इन्हीं को हम अलवर्स के नाम से जाना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। और अगर हम बात करें कि जो अलवर्स उनकी संख्या कितनी है, तो माना जाता है दक्षिण भारत में अलवर्स की संख्या होती थी कितनी, दैट इज 12। इनमें से कुछ मुख्य अगर हम बात करते हैं, जैसे कि अगर हम पेरियाल वर की बात करें, इसके अलावा नमाल वर की बात करें, तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नाम है जो यहाँ पर आते हैं। बट कुल मिला के इनकी संख्या की बात करें तो कितनी है, ये हो जाएंगे यहाँ पे 12।
फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कहाँ पर करी थी? तो हम सभी जानते हैं 1885 में जब बनती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके बाद से लगातार आईएनसी अपने सेशंस को कंडक्ट करवाती आती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, महात्मा गांधी ने एकमात्र सम्मेलन था जहाँ पर इन्होंने जो है पार्टिसिपेट करा था, और वो हुआ था कर्नाटक में। और कर्नाटक में वो जगह कौन-सी थी? तो ये हो जाएगी बेलगाम। तो ये जगह भी इम्पोर्टेंट है, और वो कौन-सा सेशन था? वो सेशन था 1924 का। अगर आपसे पूछे कि महात्मा गांधी ने आईएनसी के कौन से साल के सेशन में जो है अध्यक्षता करी थी, तो आंसर होगा 1924। कहाँ पर हुआ था? बेलगाम कर्नाटक में हुआ था। और ये महात्मा गांधी का एकमात्र ऐसा सम्मेलन था जहां पर इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इसकी अध्यक्षता करी थी, बेसिकली नॉट पार्टिसिपेट, बट इसकी अध्यक्षता यहाँ पे इन्होंने करी थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ आप लोगों को जाना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से कौन एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की अगर हम बात करें, तो कुल मिला के एट प्रेजेंट भारत में लगभग 44 साइट्स हैं भारत में जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हैं। अभी जो है मराठा जो ये लैंडस्केप है उनको शामिल किया गया था, उससे पहले मोहद्दम्स जो है उनको शामिल किया गया था। तो आउट ऑफ दीज ऑप्शंस की अगर हम बात करें, तो आप देखोगे रानी की वाव, पाटन, ये भी जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। सूर्य मंदिर जो कि कोणार्क में है, ये भी एक धरोहर स्थल है। फिर बात करें अजंता गुफाएं जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में आपको देखने के लिए मिल जाएगी, ये भी एक तरीके से यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। लेकिन अगर हम बात करते हैं जंतर मंतर की, जो कि नई दिल्ली के जंतर मंतर की हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ सकते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को ध्यान रखना है। करंट से आप कैसे रिलेट करोगे? एट प्रेजेंट में टोटल कितनी साइट्स हो जाएंगी? 44। 43 नंबर की आई थी मोहद्दम्स, ठीक है। इसके अलावा अभी 44th नंबर की जो शामिल हुई थी, वो हुई थी कौन सी? दैट इज मराठा लैंडस्केप। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, क्योंकि करंट से रिलेटेड है, तो आपको इसका नाम जो है यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो अगर हम बात करें माइनिंग ऑफ द यूरेनियम, इसके लिए फेमस प्लेस कौन सा है? तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में। अगर हम बात करें यूरेनियम के लिए सबसे अच्छा जो स्थान है, सबसे फेमस जो स्थान है खनन के लिए, उसकी माइनिंग के लिए, ये आता है झारखंड में। अब झारखंड में तो आता है, लेकिन जगह कौन सी है? तो ये आपको ध्यान रखना है, जादूगोड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो यूरेनियम के खनन के लिए सबसे फेमस स्थान जो यहाँ पर आएगा, वो कौन सा आएगा? ये हो जाएगा जादूगोड़ा, जिसको हम झारखंड में इसको रिलेट करना है आपको, सिंहभूम जिले में स्थित है ये। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। और भारत की ये पहली और सबसे बड़ी यूरेनियम खदान है, कहाँ पर? इसी जगह पर। तो ये फैक्ट भी आप जो है इसमें याद रख सकते हो। कहाँ पे? जादूगोड़ा। अगर हम जिले की बात करें, तो पूर्वी सिंहभूम जो जगह है ना, वहां पर ये स्थित है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया इसके कारण होता है? तो हमारे शरीर में काफी सारे ऐसे रोग होते हैं जो कुछ बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, कुछ वायरस की वजह से होते हैं, कुछ प्रोटोजोआ की वजह से होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से मानव शरीर में जो है रोग उत्पन्न होते हैं। तो आउट ऑफ दीज ऑप्शन वो कौन सा रोग है जो कि बैक्टीरिया की वजह से होता है? तो ऑप्शन के थ्रू जाइएगा। हेपेटाइटिस ए है, टाइफॉइड है, मिशल्स जिसको हिंदी में खसरा कहते हैं, इसके अलावा अगर हम बात करें पोलियो। तो आउट ऑफ दीज ऑप्शंस अगर हम बात करें, तो जो टाइफाइड है ये होता है किससे? ये होता है एक बैक्टीरिया से, जिसका नाम यहाँ पर हो जाएगा सेल्मोना टाइफी। ठीक है, तो ये जो इसका ये है ना बैक्टीरिया, इसका नाम भी कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। सेल्मोनेला टाइफी करके ये है, जिसकी वजह से टाइफाइड होता है, और ये एक तरीके से क्या है? बैक्टीरिया है। तो यही आपसे पूछा था कि जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन सा हो जाएगा? दैट इज आंसर है इसका टाइफाइड। फिर क्वेश्चन, भारत में भक्ति और सूफी आंदोलन किस काल में हुए थे? यानी कि ड्यूरिंग विच टाइम डिड द भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स टेक प्लेस इन इंडिया? तो किस समय पे अगर हम बात करें भारत में जो भक्ति और सूफी मूवमेंट्स थे ये हुए थे? तो ये हुए थे मुख्य रूप से मध्ययुगीन काल में, लगभग अगर हम बात करें 8वीं से जो 17वीं शताब्दी के बीच में ये हुआ था यहाँ पे पूरा भक्ति और सूफी आंदोलन।
तो इसमें ध्यान रखना है। तो वो जो टाइम पीरियड है वो कौन-सा है? वो है यहाँ पे मध्ययुगीन, यानी कि जो मेडिएवल टाइम है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत में स्वर्ण यानी कि गोल्ड का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, यानी कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड इन इंडिया कौन सा स्टेट हो जाएगा? तो यहाँ पे सबसे बड़ा सोने का जो उत्पादक राज्य है उसमें नाम आता है किसका? कर्नाटका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो सबसे ज़्यादा सोना स्वर्ण का उत्पादक राज्य कौन सा होगा? ये हो जाएगा कर्नाटका। तो ये आपको ध्यान रखना है, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी के बारे में। अब सोने की बात हुई है, अगर हम बात करें डायमंड की, तो सबसे बड़ा जो खदान आपको एक पन्ना नाम से देखने के लिए मिलेगा, कहाँ पे? तो ये मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिल जाएगा। अब ये तो पन्ना है यहाँ पे मध्य प्रदेश में। अब आप मुझे बताओगे कि भारत की डायमंड सिटी किसे कहा जाता है? तो डायमंड सिटी ऑफ इंडिया कौन सा शहर है, ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, जोजिला सुरंग परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो अगर हम बात करें जोजिला सुरंग परियोजना की, तो ये आपको जम्मू कश्मीर में देखने के लिए मिल जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। हालाँकि स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो जोजिला जो ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला जो रीजन है ना, इसके बीच में आपको देखने के लिए मिलेगी। बट आउट ऑफ दीज़ ऑप्शन अगर हम जाएँ तो आंसर क्या होगा? दैट इज़ जम्मू कश्मीर। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि नेटवर्किंग सिस्टम में डीएचसीपी का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएचसीपी इन कॉन्टेक्स्ट विद द नेटवर्किंग सिस्टम? तो डीएचसीपी की फुल फॉर्म होती है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, यानी कि डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये फुल फॉर्म है किस चीज़ की? डीएचसीपी की, इन कॉन्टेक्स्ट विद द नेटवर्किंग सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट आपको दे दिया है कि आप नेटवर्किंग सिस्टम के संदर्भ में बताओगे कि डीएचसीपी की फुल फॉर्म क्या है, तो इसलिए आंसर क्या होगा? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। और ये एक तरीके से ऐसा नेटवर्क प्रबंधन प्रोटोकॉल है जो कि नेटवर्क पर जो डिवाइस है ना, जैसे कंप्यूटर है, स्मार्टफोन है, उसको स्वचालित रूप से आईपी पते जो सबनेट मास्क वगैरह होता है ना, उस पे ये क्या करता है, उसके उसके पैरामीटर्स को ये प्रदान करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, डीएचसीपी दैट इज डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। फिर यहाँ पे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू दी सेंटर स्टेट रिलेशन? तो जब भी सेंटर स्टेट रिलेशन दिमाग में आता है तो हम सबसे पहले देखते हैं, हमारे माइंड में आता है सरकारिया आयोग। ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि सरकारिया आयोग का संबंध किससे है, तो आपको ध्यान रखना है सेंटर स्टेट रिलेशन से। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि इनमें से कौन सी ऐसी आयोग है, कमीशन है जो कि इनसे संबंधित नहीं है? तो देखिए, अगर हम बात करें पूंजी आयोग की, इसका संबंध भी सेंटर स्टेट रिलेशन से है। राज मन्नार कमीशन की बात करें, इसका संबंध भी यहाँ पे आपको सेंटर स्टेट रिलेशन से देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन लेकिन अगर हम बात करें कोठारी आयोग की, तो इसका संबंध आपको शिक्षा के क्षेत्र से मिलेगा, ना कि स्टेट और सेंटर के रिलेशन से। तो कोठारी आयोग जब भी आए तो इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है भारतीय शिक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण और उसके सुधार से। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है। फिर क्वेश्चन, निम्न भक्ति संतों में से कौन निर्गुण भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है? यानी कि अगर आउट ऑफ दीज ऑप्शन अगर हम जाएं कि हु अमंग द फॉलोइंग भक्ति सेंट्स डिड नॉट बिलोंग्स टू दी निर्गुणा स्कूल ऑफ भक्ति, तो इनमें से अगर हम बात करते हैं कि वो कौन से हैं, तो ये हो जाएंगे चैतन्य महाप्रभु, जो कि यहाँ पर निर्गुण स्कूल ऑफ भक्ति से बिलोंग नहीं करते हैं। वो सगुन भक्ति परंपरा से संबंधित हैं। तो अगर आपसे सगुन के बारे में पूछे तो आपको जाना है इनके साथ में, चैतन्य महाप्रभु के साथ में। लेकिन यहाँ पे पूछा है निर्गुण के बारे में, तो आपको ध्यान रखना है कि चैतन्य जो है, चैतन्य महाप्रभु, ये निर्गुण स्कूल ऑफ भक्ति से संबंधित नहीं है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्लास्टिक में किया जाता है? तो प्लास्टिक में जो इस्तेमाल यहाँ पर होता है वो किस चीज़ का होता है? वो होता है एथिलीन का। आप सुनते हैं ना पॉलीथीन, तो पॉलीथीन होता है, तो पॉली प्लस इथीन, ठीक है, तो पॉलीथीन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो वैसे आप रिलेट कीजिएगा इसको, तो प्लास्टिक में जो इस्तेमाल यहाँ पर होता है वो होता है किसका? एथिलीन का, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है।
फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि महान साहित्य कृति मृच्छकटिक ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसको यहाँ पे लिखा गया है किसके द्वारा? तो आपको ध्यान रखना है शूद्रक। तो शूद्रक के द्वारा लिखी गई है क्या? मृच्छकटिका, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। और इसका मतलब क्या होता है अगर आपसे कभी मतलब पूछ लिया जाए, तो इसका अर्थ होता है मिट्टी की छोटी गाड़ी, यानी कि द लिटिल क्ले कार्ट। ठीक है, अगर आपसे पूछे मृच्छकटिक का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है द लिटिल क्ले कार्ट, या फिर हिंदी में आप कहें तो मिट्टी की छोटी गाड़ी। और ये किस लैंग्वेज में है? संस्कृत लैंग्वेज में लिखी हुई है। ये भी आप लोग इसमें जो है वो याद रख सकते हो। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से कौन तंत्रिका तंतुओं से बना है जो प्रतिवर्त क्रियाओं में मध्यस्थता करता है, जो मस्तिष्क से आवेगों को संरचित करता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोज्ड ऑफ नर्व फाइबर्स दैट मीडिएट रिफ्लेक्स एक्शन एंड दैट ट्रांसमिट इम्पल्स टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। तो ये हम लोग बात कर रहे हैं किस चीज़ की? स्पाइनल कोड की। जो हमारे शरीर में मेरुरज्जु होती है उसका काम ही है, जो भी एक तरीके से इंटरमीडिएट का काम वो करती है, जो कि मस्तिष्क में जो भी हमारे आते हैं ना इम्पल्स वगैरह, उसको टू एंड वहाँ से ले जाने जाने का कार्य करता है कौन? स्पाइनल कोड। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश प्रक्रिया ये किस वर्ष में शुरू की गई थी, यानी कि इन विच ईयर डिड द डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इन इंडिया स्टार्ट। तो भारत में ये प्रक्रिया शुरू होती है साल 1991 में। हम सभी जानते हैं इस समय होते हैं एलपीजी रिफॉर्म, दैट इज जो आपका यहाँ पे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन है, उसी प्रोसेस में यहाँ पे जितने भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं उनमें से क्या होना शुरू हुआ था? डिसइन्वेस्टमेंट यहाँ पे शुरू होना हुआ था। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ईयर है हमारे इंडियन इकोनॉमी के अकॉर्डिंग अगर हम जाएँ तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर डी के साथ यहाँ पे जाना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक घटक नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एबायोटिक कंपोनेंट। अब एबायोटिक कंपोनेंट कौन से होते हैं? तो एबायोटिक यानी कि अजैविक घटक वो होते हैं जिनमें जान नहीं होती है, यानी कि जिनमें लाइफ नहीं होती है, जान नहीं होती है, उन्हें ही कहते हैं अजैविक घटक। अब इन ऑप्शन में अगर आप जाओगे तो देखोगे कि वाटर हो गया, सनलाइट हो गई है, सॉइल हो गए, ये सभी के सभी क्या हैं? एबायोटिक फैक्टर हैं। लेकिन यहाँ पे ग्रीन प्लांट की बात करते हैं तो ये एक बायोटिक फैक्टर है, ना कि एबायोटिक फैक्टर। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो हरा पौधा एक बायोटिक कंपोनेंट है, एक बायोटिक घटक है, ना कि एबायोटिक कंपोनेंट। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों के लिए होगा कि भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर मेड इन इंडिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो ये हो जाएगा अप्सरा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो भारत में निर्मित पहला जो यहाँ पे नाभिकीय रिएक्टर है, न्यूक्लियर रिएक्टर है, इसका नाम हो जाएगा अप्सरा, ये आपको ध्यान रखना है। और ये अगस्त 1956 में, यानी कि 1956 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसको हम बार्क के नाम से जानते हैं, तो बार्क ट्रॉम्बे में इसको चालू किया गया था। तो ये भी अगर आपसे लोकेशन पूछे कहाँ पर हुआ, किसने किया, तो बार्क आपको ध्यान रखना है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे में। और नाम क्या था इसका? दैट इज अप्सरा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी है? प्रशासनिक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका। अब अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका की, तो बेसिकली तीन कैपिटल इसकी यहाँ पर है। एक आती है प्रेटोरिया, एक आती है केप टाउन, और एक आती है यहाँ पे ब्लू फाउंटेन। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करते हैं किसकी? एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल यानी कि प्रशासनिक राजधानी की, तो इसमें नाम आएगा किस चीज़ का? प्रेटोरिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। वहीं बात करें विधायी राजधानी यानी कि लेजिस्लेटिव कैपिटल, तो आंसर होगा क्या? दैट इज केप टाउन। लेकिन अगर आप जाओगे किसके बारे में, यहाँ पे न्यायिक यानी कि जुडिशियल कैपिटल के बारे में, तो आंसर क्या होगा? दैट इज ब्लूम फाउंटेन। तो ये है इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल, ये है इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, और ये है इसकी जुडिशियल कैपिटल। ठीक है, तो तीनों ही एग्जाम के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, जो आपको इसमें ध्यान रखनी है। फिर क्वेश्चन, ओईसीडी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ओईसीडी के मुख्यालय को समझने से पहले आपको इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखनी है। तो ओईसीडी दैट इज आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, और इसका मुख्यालय आपको
पेरिस में देखने के लिए मिल जाएगा। तो पेरिस फ्रांस में आपको मिलेगा मुख्यालय किसका? ओईसीडी का। और जो यहाँ पर सीडी है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मतलब इसके अगर आपसे पूछे फुल फॉर्म की, तो ध्यान रखना है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर, तो ये आपको पेरिस फ्रांस में देखने के लिए मिल जाएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ किसने किया था? अगर आपसे पूछे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट, इसकी शुरुआत किसने करी थी? तो इसकी शुरुआत करी थी हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसमें जो यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल है वो बनता है किस किस से? दैट इज दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई। तो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई, ये चार मन के यहाँ पे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में आते हैं। और इसकी शुरुआत, इसका शुभारंभ क्या था? हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन, 1931 में निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से हम किसको जानते हैं? हम जानते हैं वल्लभ भाई पटेल जी को। और इन्होंने ही 1931 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी। इसके अध्यक्ष थे ये, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब यहाँ से आप रिलेट करोगे 1924 का बेलगाम सेशन, तो ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं ना तो आपको रिलेट करके चलना है। तो अभी हमने देखा 1931 में कौन थे? वल्लभ भाई पटेल जी थे, जिनको हम आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। और वहीं अगर हम बात करते हैं 1924 की, तो उस सेशन की अध्यक्षता करी थी किसने? हमारे देश के जो राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, कौन? दैट इज महात्मा गांधी जी के द्वारा। कहाँ पर? कर्नाटक, बेलगाम में, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, निम्न में से किस राज्य ने महिला उन्मुखी समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कुदुम्बश्री को लागू किया था? तो अगर हम बात करें महिला उन्मुखी समुदाय आधारित जो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है कुदुम्बश्री, इसको लागू किया था किसने? केरला ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन, दहेज निषेध अधिनियम ये कब शुरू किया गया था? तो अगर हम बात करें दहेज निषेध अधिनियम की, तो इसकी शुरुआत होती है 1961 में। तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है ये, और इसकी शुरुआत होती है 1961 में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। और जिस वक्त इसको लागू किया गया था 1961 में, तो पूरे भारत में अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर को छोड़ के उस समय पे बाकी पूरे भारत में इसको लागू किया गया था। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अब इसके अलावा अगर हम बात करें, आपको कोई भी पीडीएफ हमारी परचेज करनी है, ई बुक को परचेज करना है, तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट जिसका नाम है www.ravibooks.pdf.com पर विजिट करना है। अगर आपको कोई भी बुक प्रिंटेड फॉर्मेट में घर पर मंगवानी है तो आपको विजिट करना है www.ravyaditipublication.com पर। मोबाइल एप्लीकेशन के लिए आप विजिट कर सकते हो रवि स्टडी ऐप पर, एंड डेली करंट अफेयर के लिए आप विजिट कर सकते हो करंट अफेयर्स बाय रवि पर। इसके अलावा इंग्लिश में किसी भी वीडियो को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हो रवि अदिति क्लासेस पर। वापस से शुरू करते हैं लेक्चर को, डिस्कस करते हैं 26 नंबर का क्वेश्चन, जो कि है चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो हु इज द ऑथर ऑफ द बुक चेंजिंग इंडिया? तो इस पुस्तक के लेखक हैं हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, काफी फेमस एक इकोनॉमिस्ट हैं, नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, साथ ही में एक बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट भी है, नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह। इन्हीं के द्वारा लिखी गई है पुस्तक बाय द नेम ऑफ चेंजिंग इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पे क्वेश्चन, बाबा फरीद का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था? तो अगर हम बात करें बाबा फरीद, तो बाबा फरीद मुख्य रूप से जो पंजाब वाला क्षेत्र है वहां से संबंधित है। काफी फेमस सूफी संत हैं, और कहे जाते हैं पहले पंजाबी कवि के नाम से भी, है ना। और इन्होंने काफी हद तक जो चिश्ती संप्रदाय है उसका प्रचार भी किया था। तो नाम ध्यान रखना है बाबा फरीद का, कहाँ से? पंजाब वाले रीजन से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि प्रसिद्ध उपन्यास जिसका नाम है चोखोर बाली, इसके लेखक कौन है? तो चोखोर बाली एक तरीके से एक प्रसिद्ध बंगाली उपन्यास है, बंगाली नॉवल है, और इसकी जो राइटर हैं वो हो जाएंगे कौन? ये है रविंद्रनाथ टैगोर जी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी।
इनको इनके फैक्ट को अगर हम रिकॉल करें, हमारे देश का जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, वो भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा गीतांजलि पुस्तक भी इन्हीं के द्वारा ही लिखी गई थी, जिसके लिए इनको जो है नोबेल प्राइज भी मिला है, किसमें, लिटरेचर में। अब आपने मुझे कमेंट करके ये बताना है कि नहीं किस साल में नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में, तो ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। और ये भी बताना है कि गीतांजलि को इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया था, तो ये भी आप मुझे कमेंट करके बताओगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है। तो अगर हम बात करें कौन कौन से तरीकों से आप नागरिकता को प्राप्त कर सकते हो, अगर आपको वो मालूम है तो आप जाहिर सी बात है आप पता लगा लोगे कि इनमें से कौन सा तरीका नहीं है नागरिकता को प्राप्त करने का। वैसे तो ऑप्शन से ही दिख रहा है, देखिएगा, परित्याग, जब आपको सिटीजनशिप लेनी है तो आप परित्याग क्यों करोगे, जाहिर सी बात है। तो इसलिए रिनंशिएशन एक तरीका नहीं होता है नागरिकता को प्राप्त करने का, तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर डी के साथ आप लोगों को जाना है। इसके अलावा 5 तरीके हैं जिससे आप भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकते हो। पहला तो अगर आपने जन्म लिया है भारत में, दूसरा वंश, तीसरा पंजीकरण, चौथा है यहाँ पे जैसे प्राकृतिकरण या फिर क्षेत्र का समावेश कर लिया हो, ठीक है। उस तरीके से आप 5 तरीके से भारत की जो ये है ना मतलब सिटीजनशिप, उसको आप क्या कर सकते हो, उसको आप यहाँ पे ग्रहण कर सकते हो। तो उसमें ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को जो है ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन, डेविस कप किस खेल से संबंधित है। तो अगर हम बात करें डेविस कप की, तो इसका संबंध यहाँ पर होगा टेनिस से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो डेनिस कप विशेषकर पुरुषों के लॉन टेनिस को यहाँ पर हम कहते हैं, ठीक है। तो डेविस कप टेनिस से रिलेट कीजिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन, निम्न में से किस खेल के साथ में बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द जुड़ा हुआ है। तो बटरफ्लाई स्ट्रोक आप देखोगे, जब आप देखोगे किसी को तैरते हुए, तो आपने इस तरीके से देखा ना, इसके हाथ जा रहे हैं तो बटरफ्लाई शेप में जा रहे हैं, तो उसी से आपको रिलेट करना है बटरफ्लाई स्ट्रोक किससे, दैट इज स्विमिंग, यानी कि तैराकी से। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो इसके अलावा जैसे फ्री स्टाइल हो गया है, ब्रेक स्ट्रोक हो गया है, तो ये सब जो है तैराकी की शैलियां हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर क्वेश्चन, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था। चेचक यानी कि अगर हम बात करें स्मॉल पॉक्स, तो इसका वैक्सीनेशन को किसने इन्वेंट किया था। तो उसकी वैक्सीनेशन को इन्वेंट किया था किसने, दैट इज, यहाँ पर आंसर आएगा एडवर्ड जेनर ने। तो एडवर्ड जेनर ने जो है यहाँ पे जो चेचक है, जो स्मॉल पॉक्स है, इसके टीके का आविष्कार किया था। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान में कौन सी युवा महिला नेता अवज्ञा और प्रतिरोध का प्रतीक थी, यानी कि विच यंग विमेन लीडर वाज अ सिंबल ऑफ डिफेंस एंड द डिफाइंस एंड द रेजिस्टेंस ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। तो इसमें काफी फेमसली नाम आता है किसका, अरुणा आसफ अली का। तो एक युवा महिला थी, ठीक है, और ये एक तरीके से अवज्ञा और प्रतिरोध का प्रतीक थी। तो इसमें आंसर क्या होगा, अरुणा आसिफ अली, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों ने ध्यान रखना है, राइट। इसके अलावा आप ऑप्शन को देखोगे तो आपको सरोजनी नायडू से क्या आता है, तो ये पहली इंडियन विमेन थी जिन्होंने की आईएनसी को प्रेसाइड किया था। नॉर्मल अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट विमेन कौन थी, तो आंसर होगा एनी बेसेंट, लेकिन आपसे इंडियन विमेन पूछे तो सरोजनी नायडू। इसके अलावा भारत की पहली, अगर हम बात कर राज्यपाल अगर किसी स्टेट की रही है, तो वो भी कौन थी, सरोजनी नायडू ही थी। वही बात करें सुचिता कृपलानी की, तो ये किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी, कौन सा स्टेट की, दैट इज उत्तर प्रदेश की। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज अ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन से स्टेट में है, ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी देख चुके हैं कुछ इसी तरीके का। 6 स्टेट है जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स आपको मिलेंगी, मैंने याद भी करवाया था। अगर आप यूपी को ले रहे हो तो बिहार को लेना लाजमी बात है, यूपी बिहार। इसके अलावा आंध्र प्रदेश को ले रहे हो तो तेलंगाना लेना आपका अधिकार है, ठीक है। फिर अगर आप बात करोगे किस चीज़ की, दैट इज़ महाराष्ट्र की, ठीक है। महाराष्ट्र के साथ जाओगे तो आपको यहाँ पे कर्नाटक को भी साथ में लेना पड़ेगा, राइट। तो इसलिए 6 स्टेट जहाँ पर आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल्स देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आउट ऑफ दीज ऑप्शन आंसर क्या होगा, दैट इज आंध्र प्रदेश। तो यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, सॉरी, महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आप लोगों ने ध्यान रखना है।
फिर यहाँ पे क्वेश्चन, मैडम कामा के द्वारा स्टटगढ़ में फहराया गया तिरंगा ब्रिटिश भारत में किसके द्वारा तस्करी करके लाया गया था? तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है आंसर क्या है, इंदुलाल याग्निक, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है, उर्वरकों के में क्रांति का संबंध किस रंग से है? तो जो फर्टिलाइजर्स है उसका जो रेवोल्यूशन है उसका कलर कौन सा आता है? जैसे हम ब्लू रेवोल्यूशन पढ़ते हैं, व्हाइट रेवोल्यूशन पढ़ते हैं, पिंक रेवोल्यूशन पढ़ते हैं, रेड रेवोल्यूशन पढ़ते हैं, तो वैसे ही अगर हम बात करें फर्टिलाइजर्स के लिए जो क्रांति का संबंध है वो धूसर क्रांति है, यानी कि ग्रे रेवोल्यूशन के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य हरित क्रांति के बाद में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश आधारित उर्वरकों का अधिक उपयोग करना ही इसका यहाँ पे पर्पस था। फिर यहाँ पे क्वेश्चन, मध्य प्रदेश भारत में खजुराहो में स्थित कंदरिया महादेव मंदिर के निर्माण का श्रेय किस चंदेल शासक को दिया जाता है? तो अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में खजुराहो है, हम सभी जानते हैं, तो इसमें जो प्रसिद्ध यहाँ पे एक मंदिर है कंदरिया महादेव मंदिर, इसके निर्माण का श्रेय अगर हम बात करें तो ये किस चंदेल शासक को मिलता है? ये मिलता है राजा विद्याधर को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो इन्होंने ही यहाँ पे जो खजुराहो में स्थित मंदिर है दैट इज कंदरिया महादेव मंदिर, उसका निर्माण किया था। तो उसमें ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ पे जो है वो याद रखना है। फिर है, भारत के बेलूर में चिन्ना केशव मंदिर के निर्माण में मुख्य रूप से किस पत्थर का उपयोग किया गया है? अगेन चिन्ना केशव मंदिर कहाँ पे? बेलूर कर्नाटक में। और इसमें जो इस्तेमाल हुआ था पत्थर दैट इज सॉप स्टोन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फिर है, कर्नाटक संगीत के किस घटक के दो भाग पूर्वांग और उत्तरंग है? तो ये कौन से भाग है जिसमें पूर्वांग और उत्तरंग यहाँ पर आते हैं? तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें नाम आएगा किसका? कर्नाटक संगीत में वर्णम का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो जो कर्नाटक संगीत है उसमें जो वर्णम है उसी के दो मुख्य घटक होते हैं जिसमें हम पूर्वांग और उत्तरंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, पूर्वांग में जैसे पल्लवी, अनुपल्लवी, मुक्ताई ये स्वर शामिल होते हैं। वहीं बात करें उत्तरंग में तो उसमें चरणम, चरण ये सब यहाँ पर आ जाते हैं। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में जागर नृत्य शैली की प्राथमिक जड़ें जो है वो जड़ें हैं? तो अगर हम बात करें जागर नृत्य शैली की तो ये कहाँ पर देखने के लिए मिलती है? तो जागर को आपको रिलेट करना है कहाँ से? उत्तराखंड से। तो उत्तराखंड में है जागर नृत्य शैली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे क्वेश्चन, 11वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक मध्यकालीन भारत में किस प्रकार का साहित्य सबसे प्रमुख था? तो ये जो सबसे फेमस उस टाइम पे एक साहित्य था उसमें नाम आता है भक्ति कविता का। जो डिवोशनल पोइट्री थी वो काफी प्रचलित थी 18वीं शताब्दी से लेके 11वीं शताब्दी से लेके 18वीं शताब्दी के बीच में। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। और हम लोग बात कर रहे हैं मध्यकालीन भारत में डिवोशनल पोएट्री यानी कि भक्ति कविता की। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, निम्न में से किस शब्द का उपयोग मणिपुर भारत में लाई हरोबा नृत्य कराने वाली कुछ महिला भक्तों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है? तो दो क्वेश्चन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले कि इन महिलाओं को क्या कहते हैं, साथ ही में जो यहाँ पे लाई हरोबा नृत्य है वो कहाँ से है? तो ये है मणिपुर से। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यही रेडी हो गया कि लाई हरोबा कहाँ से, दैट इज मणिपुर से। और जो ये नृत्य जो यहाँ पे महिला भक्त करवाती है उनको क्या कहते हैं? उनको यहाँ पे कहा जाता है माईबी, यानी कि मईबी के नाम से इनको जानते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो लाई हरोबा कहाँ पे? मणिपुर में। करवाती कौन है? महिला भक्त जिनको मईबी के नाम से जाना जाता है। और ये जो मईबी है वो मैती समुदाय की आध्यात्मिक विशेषज्ञ और पुजारन होती है। तो ये भी आपको उनकी जो कम्युनिटी है, जो समुदाय है मैती, वो आपको ध्यान रखना है। फिर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन पदार्थ के कणों के विषय में गलत है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर? तो अगर हम ऑप्शन के थ्रू जाएं तो देखिए, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। चलो देखते हैं। पदार्थ के कणों के बीच में स्थित रिक्त स्थान होता है। ठीक है, पदार्थ के कण कठोर और स्थिर होते हैं। चलो ये भी मान लिया। उसके बाद पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पे गलत आंसर क्या होगा? देखिए, पदार्थ के अगर हम बात करें कण की, जो यहाँ पे पार्टिकल्स है ना मैटर के, तो वो बहुत छोटे होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। पदार्थ के कणों के बीच में गैप होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। लेकिन
पदार्थ के कण कठोर नहीं होते हैं, पदार्थ के कण स्थिर भी नहीं होते हैं, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गई है। छोटे होते हैं, बीच में गैप भी होता है, एक दूसरे की तरफ अपने आप को आकर्षित भी करते हैं, लेकिन वो स्थिर होते हैं, ये चीज़ यहाँ पे गलत हो जाती है, ठीक है। अगर आप समझो, यहाँ पे आपने गैस का एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे आपने जो है लिक्विड का एग्जाम्पल लिया, वहाँ पे थोड़ी ना स्थिर होते हैं, वहाँ पे तो वो ट्रेवल करते रहते हैं, सॉफ्ट भी होते हैं, कठोर नहीं होते हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। और कठोर सिर्फ वो सॉलिड की कंडीशन में हो सकते हैं, लिक्विड और गैस में नहीं हो सकते, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया को संगलन के रूप में जाना जाता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज नोन एज फ्यूजन। तो फ्यूजन के रूप में हम लोग जो यहाँ पे जानते हैं वो जानते हैं किसको, तो आपको ध्यान रखना है जो यहाँ पे है एक तरीके से जिसमें जो ठोस है ना, ठोस से द्रव में परिवर्तन, यानी कि चेंज ऑफ द सॉलिड टू लिक्विड। तो जहाँ पे सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है उसी को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, फ्यूजन कहेंगे, यानी कि वो फ्यूज हो रहा है, पहले वो सॉलिड था, फ्यूज होके वो क्या होगा, वो पानी हो गया, वो लिक्विड हो गया। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन, डैश समान तापमान और दाब में ठोस से तरल पदार्थ में बदलने के लिए आवश्यक प्रति इकाई द्रव्यमान ऊष्मा है, यानी कि डैश इज द हीट पर यूनिट मास रिक्वायर्ड टू चेंज अ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड इनटू लिक्विड एट अ सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहाँ पे हम किस चीज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। और इस प्रक्रिया में जो पदार्थ है वो तापमान को बिना बदले ठोस अवस्था से तरल में परिवर्तित हो जाता है। फिर क्वेश्चन, हमारे चारों ओर पदार्थ का भिन्न भिन्न जो अवस्थाएं आपको जो है दिखाई देती है, जिसमें हम सॉलिड, लिक्विड, गैस के नाम से हम लोग जानते हैं। तो अगर हम इनके कंप्रेसिबिलिटी की बात करें, इनकी हम संपीडितता की बात करें, तो उसका सही अनुक्रम क्या होगा। तो इसमें सबसे ज्यादा जो कंप्रेसिबल होगा वो होगी गैस, उससे कम होगा कौन सा, द्रव्य, और उससे कम होगा कौन सा, ठोस। तो सबसे कम जो कंप्रेसिबल होगा वो ठोस होगा, उससे ज्यादा यहाँ पे लिक्विड होगा, सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल कौन सी होगी, वो होगी यहाँ पे गैस। तो ऑर्डर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला, सॉलिड देन लिक्विड एंड देन गैस। फिर यहाँ पे क्वेश्चन, जलवाष्प को वापस पानी में बदलने की प्रक्रिया को संदर्भित करने के लिए किस शब्द का उपयोग यहाँ पे किया जाता है। तो अगर हम बात करें कि आपको जलवाष्प जो है यानी कि गैस को वापस से तरल यानी कि पानी में बदलना है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे कंडेंसेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पे क्वेश्चन, वाष्पीकरण की दर निम्न में से किस कारक पर निर्भर नहीं करती है, यानी कि वाष्पीकरण आपको करना है, इवेपोरेशन करना है, तो वो किस पर डिपेंड नहीं करेगी। तो देखिए, पवन के वेग पर डिपेंड करती है, एरिया कितना है जो एक्सपोज्ड है सन से और या फिर विंड से, वो डिपेंड करता है, ह्यूमिडिटी कितनी है उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन पानी का कलर कुछ भी हो, अगर वो इवेपोरेशन वाली उसमें फीचर्स हैं, वो इवेपोरेट होने की कंडीशन में है, तो डेफिनेटली इवेपोरेट हो जाएगी, तो इस पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन, शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम क्या है, यानी कि केमिकल नेम ऑफ ड्राई आइस। तो ड्राई आइस हम कहते हैं किसको, सॉलिड जो है कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2 को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। फिर क्वेश्चन, डैश के कारण समय के साथ नेफ्थलीन की गोली गायब हो जाती है। तो किस क्या वजह है कि जो नेफ्थलीन्स की बॉल्स हैं आपने डाली सर्दी के कपड़ों में, जैसे आप हम डालते हैं ना अलमारी में, उसके कुछ समय के बाद वो गायब हो जाती है, ऐसा क्या होता है। तो उसमें क्या, कौन सी प्रोसेस यहाँ पे होती है, वो होता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है, उर्ध्वपातन में क्या होगा कि जो सॉलिड है ना वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होता है, गैस में, विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, एग्जाम्पल क्या है, जैसे नेफ्थलीन बॉल्स है, कैम्फर है, ये सब इसके एग्जाम्पल है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी के साथ आप लोगों को जाना है, राइट। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चंस जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आई विल एड्रेस ऑल योर डाउट्स, राइट। अब फटाफट से डेस्क के कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछूंगी, जिनके आंसर्स आपने मुझे कमेंट करके बताना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि साउथ अफ्रीका की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल कौन सी है। अब यहाँ पे सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव के साथ साथ आपको लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल दोनों कैपिटल यहाँ पे बतानी है कि कौन सी है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा है OECD का मुख्यालय कहाँ पर है, साथ ही में इसकी फुल फॉर्म क्या है वो भी आपने बतानी है। एंड थर्ड वन इज 1931 में
निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? ये आपने बताना है। 1924 में किसने अध्यक्षता करी थी, ये भी आप बताओगे। साथ ही में आईएनसी की स्थापना कब हुई थी, ये भी आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा बात करें, अगर आपको कोई भी वीडियो हमारे इंग्लिश मीडियम में देखनी है तो आपको विजिट करना है रवि अदिति क्लासेस पर। साथ ही में अगर हम बात करें, आपको कोई भी बुक घर पर मंगवानी है तो उसके लिए आपको विजिट करना है www.raviaditipublication.com पर। अगर आप कोई भी पीडीएफ को पढ़ना चाहते हो तो आपको विजिट करना है www.ravibooks.pdf.com पर। एंड साथ ही में अगर हम बात करें मोबाइल एप्लीकेशन की, तो आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जीके जीएस का बैच मिलेगा, करंट अफेयर्स के बैच मिलेंगे, करंट अफेयर टेस्ट सीरीज मिलेगी, जीएस नोट्स आपको मिल जाएंगे, ई बुक्स आपको मिलेगी, साथ में 25,000 प्लस क्वेश्चंस का जीएस टेस्ट आपको मिलेगा, फ्री पीडीएफ मिलेगी। यूट्यूब पर जो भी लेक्चर्स होते हैं उनकी भी पीडीएफ आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। साथ ही में काफ़ी सारा कंटेंट आपको इस पूरे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। इसके अलावा आप करंट अफेयर बाय रवि जो चैनल है उसको आप टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो ये था आज का पूरा इन्फॉर्मेशन जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।